नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रज्ञान क्लासेज के YouTube चैनल से मैं पुराराम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के द्वारा हमने जो कुछ सीखा है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आज अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज तक अपन ने जो बेसिक जानकारी प्राप्त की वो बेसिक जानकारी आगे के लिए महत्वपूर्ण हो, इसके लिए अपन ने एक छोटे से 20 प्रश्नों का समूह लेकर के आए हैं। आशा करता हूं कि आप उन सभी प्रश्नों का सही जवाब देंगे। तो आइए देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, इसके बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपके सामने एक एक करके प्रश्न प्रस्तुत किया जाएगा, आपको उस प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, प्रश्न के बारे में प्रश्न की परिभाषा को अच्छी तरीके से समझना है और उसके बाद जवाब देने का प्रयास करना है। प्रश्न सही हो या गलत हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करना है, ये जरूरी है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पिछली भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न आगे की भर्तियों में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने किस प्रकार रहेगा। चलिए, आपके सामने पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ये भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ भी सवाल है, आपके सामने वापस प्रस्तुत हुआ है। परावर्तन के नियम लागू होते हैं समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर, उपयुक्त सभी पर। चलिए, तो अपन देखते हैं कि परावर्तन के जो नियम हैं वो अपन ने कल पढ़े थे वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और अपन ने देखा था परावर्तन के नियमों में कि जो आने वाली जो आपतित किरण हैं और जो जाने वाली जो परावर्तित किरण हैं तथा जो अभिलंब होता है, जो परावर्तक सतह पर लंब खींचा जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। ये तीनों सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होने चाहिए। तो आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण जो है वो तीनों ही सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। किसमें? समतल दर्पण में। और अपन देखते हैं कि आपतन कोण का मान एवं परावर्तन कोण का मान भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो समतल दर्पण में तो ये नियम लागू होता है। चलिए अपन दूसरे ऑप्शन में देखें, क्या ये अवतल दर्पण पर लागू होता है? तो इस प्रकार से ये अपन आगे भी पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। ये होता है अपना अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण जो है वो एक गोले का भाग है, और अपन जानते हैं कि अवतल दर्पण एक गोले का भाग है, और इस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है उसे अपन वक्रता केंद्र कहते हैं, कर्वेचर पॉइंट कहते हैं। अब अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ से अभिलंब जब भी गोलीय दर्पणों में, स्फेरिकल मिरर में जब भी नॉर्मल खींचा जाएगा, अभिलंब खींचा जाएगा, वो हमेशा वक्रता केंद्र से खींचा जाएगा। अब आप पूछेंगे कि वक्रता केंद्र से ही अभिलंब क्यों खींचा जाता है? तो मित्रों, अपन ने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जहां पर आने वाली आपतित किरण आकर के परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, परावर्तक सतह के उस बिंदु पर अपन 90 डिग्री का क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहां से ये कोई ऐसे आपतित किरण आई, तो ये आकर के इस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे टकराई, इस परावर्तक सतह के इस बिंदु पर 90 डिग्री का लंब खींचा जाना चाहिए। और आपको पता होगा कि वृत्त जो होता है या जो गोला होता है उसके केंद्र से परिधि पर खींची गई जितनी भी त्रिज्याएं होती है वो उस बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। तो मुझे बताना, इस केंद्र से अगर मैं यहाँ ये त्रिज्या खींच दूं तो ये इस बिंदु पर लंब होगी या नहीं होगी? लंब होगी। इसका मतलब ये किसका कार्य करेगी? अभिलंब का कार्य करेगी। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब था। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनेगा? आपतन कोण बनेगा। मैंने कहा था अभिलंब बीच में रहेगा, और उतना ही आगे क्या बनेगा? परावर्तन कोण। ये अभिलंब बीच में रह गया, उतना ही आगे परावर्तन कोण बन जाएगा, और ये इस प्रकार से आगे परावर्तित किरण चली जाएगी। तो यहाँ पर भी अपन देखेंगे आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित है। आपतन कोण का मान एवं परावर्तन कोण का मान भी यहाँ पर भी क्या है? बराबर है। इसका मतलब यह अवतल दर्पण भी परावर्तन के नियमों की पालना करता है, समतल दर्पण भी परावर्तन के नियमों की पालना करता है। बात आती है उत्तल दर्पण की। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, ये रहा अपना उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ये भी एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र से
ये जो गोले का केंद्र है इसको अपन कहेंगे वक्रता केंद्र। अब मान लो यहां से ये कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, इस किरण आपतित किरण थी, ये परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर अपन अभिलंब खींचते हैं, और अभिलंब जो खींचते हैं तो अपने को ध्यान रखना है कि यहां से वक्रता केंद्र से ही खींचेंगे, क्योंकि इस बिंदु पर लंब होना चाहिए। तो मैंने इस वक्रता केंद्र को यहां से खींच दिया, तो वक्रता केंद्र से परिधि की ओर खींची गई ये त्रिज्या लंब थी जो अभिलंब का कार्य कर रही है। आने वाली जो आपतित किरण है वो इस अभिलंब के साथ आपतन कोण का निर्माण कर रही है। ये अभिलंब बीच में रहेगा और उतना ही आगे क्या बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। तो अपन कहेंगे यहां पर भी आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित है। यहां भी आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर है। इसका मतलब उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो भी परावर्तन के नियमों की पालना करता है। तो अपना सही उत्तर क्या होगा कि परावर्तन के जो नियम होते हैं वो समतल दर्पण पर भी लागू होते हैं, प्लेन मिरर पर भी, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर पर भी, और उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर पर भी लागू होते हैं। इसका मतलब अपना सही जवाब क्या होगा कि परावर्तन के जो नियम हैं वो सभी दर्पणों पर लागू होते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जा सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है विद्यार्थियों, यदि कोई प्रकाश किरण लंबवत गिरती है तो परावर्तन की इस घटना के लिए असत्य कथन है। फिर ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती है तो परावर्तन की इस घटना के लिए असत्य कथन है। इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो देखते हैं, ये अपनी है परावर्तक सतह। प्रकाश किरण जो है वो लंबवत गिर रही है। जब ये प्रकाश किरण इस परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती है तो ये दर्पण के या परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु पर अपन क्या खींचते हैं, लंब खींचते हैं। तो इस बिंदु पर मैंने यहां से ऐसे लंब भी खींच दिया। अब अपने को पता है कि यहां आने वाली आपतित किरण जो है और जो अभिलंब है उसके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है। इसका मतलब आपतन कोण का मान 0 डिग्री है। अब अपने को पता है जितना आपतन होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन होता है। तो अपन कहेंगे कि यहाँ ये जो किरण ऐसे लंबवत घिरी थी तो वापस ये ऐसे चली जाएगी। इस स्थिति में अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच भी कोण 0 डिग्री रहेगा। तो अपन कहेंगे कि ये ऐसे आई थी और इस परावर्तक सतह से टकराकर उस पथ पर वापस लौट गई। अब अपने को ध्यान रखना है, वो कह रहा है कि इस घटना के लिए कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि आपतन कोण 0 डिग्री होगा। क्या इस स्थिति में आपतन कोण 0 डिग्री होगा? बिल्कुल इस स्थिति में आपतन कोण 0 डिग्री होगा, क्योंकि वो सतह के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही है। और कल के वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था कि जब भी 90 में से सतह के साथ बनने वाले कोण को घटाते हैं तो अपना आपतन कोण आ जाता है। और यहाँ सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 में से सतह के साथ वाला 90 डिग्री कोण चला गया तो पीछे कितना आ गया, 0 डिग्री। तो अपने पास दो तरीके हैं, या तो ये ऐसे आई तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोई कोण नहीं बना तो भी अपन ने सीधा 0 बता दिया, या इस फॉर्मूले से निकाला तो भी अपना उत्तर क्या आ गया, 0 आ गया। तो कह रहा है कि आपतन कोण 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो अपन कहेंगे ये कथन तो क्या है, सत्य। चलिए दूसरा ऑप्शन बोल रहा है परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। बिल्कुल, जब आपतन कोण का मान 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो अपन कहेंगे ये कथन भी क्या है, सत्य है। अब वो कह रहा है परावर्तित किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे आई और आकर के इस परावर्तक सतह से टकराई और टकराने के बाद ये ऐसे चली गई। क्या ये वापस उसी दिशा में लौट गई, ये कथन सत्य है? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, दिखने में ये ऐसा लग रहा है कि परावर्तित किरण वापस उसी दिशा में लौट गई, जबकि ऐसा नहीं है। इस
सवाल को देख करके जल्दबाजी में आप इसके उत्तर को गलत कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में परावर्तन के नियमों में ये बताया था कि जब भी परावर्तन की घटना होती है तो परावर्तन की घटना के दौरान परावर्तित जो किरण है उसकी दिशा जरूर बदलेगी, और यहां पर वो कह रहा है कि पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। दिशा तो परावर्तन जब भी होगा चेंज होगी, इसका मतलब उसी दिशा में नहीं लौटेगी। ये कथन क्या है? असत्य है। देखो दिशा यहां विपरीत है। जैसे अपन कहेंगे ये किरण आई थी, तब ये कैसे आ रही थी? नीचे आ रही थी। परावर्तित होने के बाद ये कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। तो एक दूसरे के क्या हो गई? विपरीत हो गई। आपतित किरण तो नीचे आ रही थी और परावर्तित किरण जो है वो ऊपर की ओर जा रही है। तो इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी, सेम नहीं होगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि उन दोनों का मार्ग सेम होगा। जैसे ये ऐसे आ रही थी और वापस ये जा रही है। जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं और घर से स्कूल आते हैं तो मार्ग तो समान रहता है लेकिन दिशा विपरीत रहती है। यदि ये आता कि परावर्तित किरण पुनः उसी पथ पर लौट जाती है तो ये कथन सत्य होता, लेकिन वो कह रहा है परावर्तित किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो अपन कहेंगे ये कथन कैसा होगा? असत्य होगा। चलिए चौथा जो अपना पॉइंट है वो कह रहा है कि विचलन कोण जो है वो 180 डिग्री होगा। क्या विचलन 180 डिग्री होगा? तो अपन देखते हैं विचलन 180 होगा या नहीं होगा। देखो वो कह रहा है कि लंबवत गिर रही है तो सतह के साथ बनने वाला कोण कितने का है? 90 का। और सतह के साथ बनने वाले कोण जो 90 है उसको यदि दुगुना कर दिया जाए तो अपना क्या आ जाएगा? विचलन कोण। और 90 का दुगुना 180, बिल्कुल इसका विचलन कोण 180 होगा। इस प्रकार से अपन ने तीनों कोणों के बारे में चर्चा कर ली। चलिए यदि अपन बात करें, ऐसा सवाल आए तो अपने को ध्यान रखना है कि किस प्रकार का सवाल परीक्षा में पूछा गया। बिना जल्दबाजी किए अपने को ऐसे ही प्रयास करना है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती है तो परावर्तन की इस घटना में आपतन कोण का मान होगा। चलिए ये अभी अपन ने सवाल किया है, इसका उत्तर देने का प्रयास करना है। सवाल कह रहा है यदि कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती है तो परावर्तन की इस घटना में आपतन कोण का मान होगा। अपना ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। ये प्रश्न कई बार विभिन्न प्रकार की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए देखो मित्रों, बात आई है कि यदि कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती है, ये परावर्तक सतह पर लंबवत गिरी, जैसे ये परावर्तक सतह पर लंबवत गिरी उस बिंदु पर अपन क्या खींच देंगे? लंब खींच देंगे। ये इस बिंदु पर मैंने लंब खींच दिया। अब बताओ आने वाली आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपको कोई कोण बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो अपन कहेंगे आपतन कोण का मान 0 डिग्री होगा। जल्दबाजी में आप इसका उत्तर 90 मत कर देना। अपने को ध्यान रखना है कि इस स्थिति में आपतन कोण का जो मान रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। यदि सतह के साथ वाला कोण पूछते तो 90 होता, विचलन कोण पूछते तो 180 डिग्री होता। तो अपने को ध्यान रखना है प्रश्न परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद उसका जवाब देने का प्रयास करना है। चलिए मित्रों, आगे वाला प्रश्न है। बहुत बढ़िया, आपके कमेंट बॉक्स में जो आंसर आ रहे हैं वो अधिकांश के सही भी आ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने पिछले वीडियो लेक्चर को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यानमग्न होकर के पढ़ा है। और ऐसे ही इस वीडियो को कॉपी में नोट करते रहना है। जब भी आगे मेगा टेस्ट वगैरह होंगे तो उसमें इसी प्रकार के सवालों के प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं, ध्यान रखना है। चलिए आपके सामने अभी जो प्रश्न है, यदि आपतित किरण को 5 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना फिर से। यदि आपतित किरण को 5 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी। 5 डिग्री दक्षिणावर्त, 5 डिग्री वामावर्त, 10 डिग्री दक्षिणावर्त, 10 डिग्री वामावर्त। चलिए तो इस सवाल को भी अपन बिल्कुल डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाने का प्रयास करूं तो ये अपनी होगी परावर्तक सतह, ये हो गई अपनी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। अब देखो मान लेते हैं कि अपना ये कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा?
50 डिग्री। अब वो कह रहा है कि यदि आपतित किरण को 5 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दे, मैं इसको ऐसे 5 डिग्री इधर घुमा दूं, यानी इसको मैं यहां लेके आ गया, तो ये 5 डिग्री इधर आ गया, तो ये कोण कितना बचा? 45, क्योंकि ये 5 तो कम हो गया, इधर चली गई ना। तो जितना आपतन होता है उतना ही क्या होना चाहिए? परावर्तन कोण होना चाहिए। ये 45 होगा तो ये भी 45 होना चाहिए। ये 45 कब होगा? जब ये किरण 5 इधर आए तब होगा, या 5 इधर आए तब होगा? अगर 5 ये इधर आगे आ गई तो ये ज्यादा हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 इधर आएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। तो देखो, ये तो घड़ी की दिशा में से, घड़ी घूमती है इस दिशा में से, क्लॉकवाइज घुमाई अपन ने, और परावर्तित किरण घड़ी के विपरीत दिशा में 5 डिग्री घूम गई। तो अपन कहेंगे कि यदि आपतित किरण को 5 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिया जाता है, यदि आपतित किरण को 5 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 5 डिग्री विपरीत दिशा में घूम रही है या नहीं घूम रही है? तो अपन कहेंगे परावर्तित किरण 5 डिग्री विपरीत दिशा में अर्थात वामावर्त घूम जाएगी। तो अपना उत्तर रहेगा 5 डिग्री वामावर्त घूम जाएगी। ध्यान देना, आगे जब अपन समतल दर्पण पढ़ेंगे तो मैं ऐसे बहुत ही अच्छे प्रश्नों को ध्यान देंगे जहां 10 डिग्री दक्षिणावर्त भी उत्तर आ सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है, वो सवाल जब अपन आगे वाली वीडियो में देखेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सामान्यतः परावर्तन के नियमों से संबंधित सवाल हैं जो परीक्षा में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आप में से अधिकांश के उत्तर सही हो रहे हैं, और सही होने का कारण है कि आपने विधिवत तरीके से इसको पढ़ा है। चलिए ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई प्रकाश किरण सतह के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, आपतन कोण का मान उसका 5 गुना होता है, तो परावर्तन की इस घटना में परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान देना, इस सवाल में उसने ऑप्शन दे रखे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 15 डिग्री। चलिए अपना उत्तर क्या होगा? ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में डायग्राम आना जरूरी है। यदि डायग्राम आ गया तो आपके किसी प्रकार का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए ध्यान देते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण सतह के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, जितने डिग्री का, अब सतह के साथ वाले कोण को अपन को उसने सवाल में दिया नहीं, तो अपन मान लेते हैं x, और ये ऐसे चली जाएगी, तो ये भी क्या होगा? x। ये आने वाली आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु पर अपन ने लंब खींच दिया, अभिलंब। ये हो गया अपना आपतन कोण। ये हो गया अपना परावर्तन कोण। अब अपने को ध्यान देना है कि ये सवाल पूछ रहा है, यदि कोई प्रकाश किरण सतह के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, अपन ने लिख दिया सतह के साथ x डिग्री माना, आपतन कोण का मान उसका 5 गुना होता है। ये रहा आपतन कोण। अब वो कह रहा है सतह के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, आपतन कोण का मान इसका 5 गुना, तो ये x है, तो ये कितना हो गया? 5x हो गया। अब वो प्रश्न क्या कह रहा है? वो प्रश्न कह रहा है तो परावर्तन की इस घटना में परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि ये टोटल कोण कितना है, तो आप कहोगे ये 90 है। अब मेरी दृष्टि से देखूं तो ये 5x, तो ये और x, ये टोटल कितना हो गया? 6x। तो ये 90 जो है वो किसके बराबर है? 6x के बराबर है। तो 6x बराबर 90, तो अपना x का मान कितना आ गया? 90/6 15। क्या आपतन कोण का मान 15 है? ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन नहीं है। ये ध्यान देना, यहाँ x का मान जो आया है वो सतह के साथ बनने वाले का आया है, तो आपतन कोण कितना होगा? 5 गुणा x का मान कितना? 15, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपतन कोण का मान आ गया 75 डिग्री। यदि आपतन कोण का मान 75 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 75 डिग्री होगा।
और सवाल क्या पूछ रहा है कि परावर्तन की इस घटना में परावर्तन कोण का मान क्या होगा, कितना आया, 75 डिग्री। तो अपना उत्तर क्या होगा, सी जो उत्तर है वो राइट हो जाएगा। यदि मैं आपसे ये पूछता, यही अगर ऐसे सवाल होता और यहाँ परावर्तन की इस घटना में परावर्तन कोण की जगह यदि मैं विचलन कोण लिख देता तो इसका उत्तर क्या होता। यदि ये सवाल ऐसे होता कि यदि कोई प्रकाश किरण सतह के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, आपतन कोण का मान उसका 5 गुना होता है, तो परावर्तन की इस घटना में विचलन कोण कितना होगा। तो अपन कहेंगे विचलन कोण कितना होगा, सतह के साथ बनने वाला कोण था 15 और 15 का दुगुना करें तो विचलन कोण आ जाएगा। तो अगर विचलन कोण अपने से पूछते तो अपना उत्तर होता 30 डिग्री। यदि मैं आपसे पूछता कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण होता, तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 75 और 75 150 डिग्री का कोण होता। तो ऐसे सवाल भी अपने से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सवाल है, यदि कोई प्रकाश किरण सतह के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन की इस घटना में विचलन कोण का मान क्या होगा। ध्यान देना, यदि कोई प्रकाश किरण सतह के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन की इस घटना में विचलन कोण का मान क्या होगा। चलिए इस बार उसने विचलन कोण का मान पूछ भी लिया है। ध्यान देना, ऑप्शन दे रखे हैं 30 डिग्री, 80 डिग्री, 10 डिग्री और 160 डिग्री। चलिए ध्यान देना, सवाल है यदि कोई प्रकाश किरण सतह के साथ 80 डिग्री का कोण बना रही है, ये जो प्रकाश किरण है वो सतह के साथ 80 डिग्री का कोण बना रही है, तो जाएगी भी कितने से, 80 से। ये अपना क्या हो गया, इस बिंदु पर अभिलंब हो गया। अगर ये परावर्तक सतह नहीं होती तो ये किरण सीधी जाती। अपने को पता मित्रों, ये अगर 80 है तो इसके सामने वाला ये शीर्षाभिमुख कोण ये भी क्या होता, 80। अब ये अपने वास्तविक दिशा से कितने डिग्री कोण पे विचलित हो गई, 80 और 80 160। और अपन ने कल वीडियो लेक्चर में देखा भी था, सतह के साथ बनने वाले कोण को दुगुना कर दिया जाए तो अपना क्या आ जाएगा, विचलन कोण आ जाएगा। और अपना विचलन कोण इस सवाल के माध्यम से कितना आ गया, 160 डिग्री। चलिए ध्यान देना, यदि मैं आपसे पूछता कि यहाँ आपतन कोण कितना होगा, तो ये 80 है तो आपतन कोण कितना होता, 10। परावर्तन कोण भी कितना होता, 10 होता। तो इस प्रकार के सवाल भी अपने से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, अधिकांश के उत्तर सही आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं क्या होगा। चलिए, यदि कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो, तो परावर्तन की इस घटना में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सवाल क्या पूछ रहा है, यदि कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तन की इस घटना में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। फिर डायग्राम बना देते हैं। ये प्रकाश किरण, ये परावर्तक सतह हो गई, परावर्तक सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये कोई प्रकाश किरण है और इस परावर्तक सतह के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो जाएगी भी कितने से, 30 डिग्री से। ये क्या खींच दिया, अभिलंब। बताओ अपना ये टोटल कोण कितना होता, 90, जिसमें से सतह के साथ वाला 30 डिग्री है, तो आपतन कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी इसके बराबर होगा और कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, वो सवाल पूछ रहा है परावर्तन की इस घटना में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तन कोण का मान कितना आ रहा है अपना, तो परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री आ रहा है। तो अपन कहेंगे अपना बी ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा। अगर मैं आपसे पूछता कि विचलन कोण कितना होता, तो विचलन कोण भी 30 का दुगुना 60 होता। तो यहाँ से एक पॉइंट बन गया कि प्रकाश किरण कितने डिग्री कोण से सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए कि आपतन कोण का मान
और विचलन कोण का मान बराबर रहे, तो जब प्रकाश किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान भी 60 आता है और विचलन कोण का मान भी क्या आता है, 60 आता है। तो अपने को ध्यान रखना है, ऐसे सवालों के बारे में पूछे तो इस प्रकार का सवाल वो पूछ सकता है कि भाई आपतन कोण का मान है वो विचलन कोण के बराबर है, तो बताइए आपतन कोण का मान कितना होगा, 60, क्योंकि उस समय विचलन का भी कितना होता है, 60 होता है। बाकी अन्य किसी कंडीशन में आपतन कोण एवं विचलन कोण का मान कभी भी बराबर नहीं होंगे। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होंगे लेकिन विचलन कोण कभी भी आपतन कोण के बराबर नहीं होगा। ये एकमात्र ऐसी घटना है जब आपतन कोण का मान कोण आई जो है वो 60 डिग्री होता है, उस समय कोण आर भी 60 डिग्री बराबर रहेगा और कोण जो डेल्टा जो है वो भी बराबर रहता है। तो आपसे पूछेंगे परावर्तन के समय आपतन कोण का मान क्या हो कि विचलन कोण, परावर्तन कोण एवं आपतन कोण का मान बराबर रहे, तो अपना उत्तर होगा 60 डिग्री। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक समतल दर्पण के लिए विचलन कोण का मान होगा। देखिए सावधानी रखनी है, आपको पता है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। हर एक प्रश्न को बिल्कुल सावधानी तरीके से और बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर के साथ में अपने को इसका उत्तर देना है। चलिए सवाल है आपके सामने, एक समतल दर्पण के लिए विचलन कोण का मान क्या होगा। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था, इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए अपन देखते हैं, सवाल लिखा है एक समतल दर्पण से विचलन कोण का मान। ये रहा एक समतल दर्पण और एक समतल दर्पण से ये प्रकाश किरण ऐसे आई और इस समतल दर्पण से टकरा करके परावर्तित हो गई। अपन को पता है, आपने देखा था कि अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x। यदि ये परावर्तक सतह नहीं होती, मान लो परावर्तन की घटना नहीं होती और ये ऐसे सीधी चली जाती, तो ये कोण और ये आपस में दोनों कोण शीर्षाभिमुख होते या नहीं होते, तो ये भी कितना होता, x। लेकिन ये सीधी जाने की बजाय परावर्तित हो गई और अपनी वास्तविक दिशा से इतनी विचलित हो गई, तो विचलन कोण कितना आया, x और x 2x। तो अपन कहेंगे सतह के साथ बनने वाले कोण का दुगुना विचलन कोण होता है। चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है 360 माइनस 2 थीटा। हाँ, ये विचलन कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है। अधिकांश विद्यार्थी इसका उत्तर ये करेंगे, ये 100% बात सत्य है कि अधिकांश विद्यार्थी 360 माइनस 2 थीटा कर देते हैं, क्योंकि किताबों में यही लिखा हुआ आता है, ये वाले आते नहीं हैं और ये लिखा आता है और बच्चे सोचते 360 माइनस 2 थीटा होगा और इसका जवाब कर देते हैं, जबकि ये होता है विचलन कोण के लिए। लेकिन यहाँ ये एक शब्द दिया हुआ है एक, ये जो एक शब्द जो दे रखा है ये शब्द इस प्रश्न के उत्तर को गलत साबित कर रहा है। ये नहीं हो सकता। ये कब होता, मैंने आपने कल वीडियो लेक्चर में बताया भी था, यदि परावर्तक सतहों की संख्या या समतल दर्पणों की संख्या 2 होती और उनके मध्य थीटा डिग्री का कोण होता तो अपन कहते हैं कि विचलन कोण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता वो 360 माइनस 2 थीटा होता। जैसे ये ऐसे दो समतल दर्पण किसी कोण थीटा पर स्थित होते, या ये दो परावर्तक सतह होती ऐसे, और मैं ऐसे कोई प्रकाश किरण लेकर के आता, वो ऐसे टकरा करके ऐसे जाती और ऐसे जाकर के ऐसे जाती, तो इस किरण का जो कुल विचलन आता वो 360 माइनस 2 थीटा करने से आ जाता। और अपन समतल दर्पण पढ़ेंगे तब आपको मैं बिल्कुल डायग्राम द्वारा इस चीज को समझाऊंगा और आप कहेंगे हाँ सर ये बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन ये कब होगा, जब परावर्तक सतह या समतल दर्पणों की संख्या 2 हो, जबकि यहां तो कह रहा है एक समतल दर्पण के लिए विचलन कोण, तो ये वाला अपना आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरा, कल अपन ने देखा था कि 180 में से, जैसे ये अपना क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये हो गया आपतन कोण I, ये हो गया परावर्तन कोण R और ये हो गया अपना विचलन कोण। अब मुझे बताओ, आपतन कोण, परावर्तन कोण एवं विचलन कोण, इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। यदि इस 180 में से इस आपतन कोण को और परावर्तन कोण को, देखो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ करके इस 180 में से इतने को घटा दूं तो अपना पीछे क्या बचेगा, विचलन कोण बचेगा। तो इसका मतलब 180 में से आपतन कोण एवं परावर्तन कोण को जोड़ करके घटा दें तो भी अपना क्या आ जाएगा,
विचलन कोण आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहां जो लिखा हुआ है दिखने में लग रहा है कि 180 माइनस आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण, लेकिन यहां भी गणितीय दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी गलती है। जो दिखने में ये उत्तर बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये अपना उत्तर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान देना यहां ब्रैकेट का होना जरूरी था, अर्थात कोष्टक का होना जरूरी था। ध्यान देना कोष्टक के बिना जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा इसका उत्तर 180 ही आएगा। जैसे मान लें कि ये कोई प्रकाश किरण थी और ये सतह के साथ मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपतन कोण कितना होता? 60। परावर्तन कोण भी कितना होता? 60। विचलन कोण कितना होता? 30 का दुगुना 60। लेकिन इस फॉर्मूले से करूं तो क्या इसका विचलन कोण 60 आ जाएगा? देखो 180 माइनस आपतन कोण कितना है? 60 प्लस परावर्तन कोण कितना है? 60। अब देखो ये प्लस के 60 और ये माइनस के 60 तो जीरो हो गए। 180 माइनस जीरो, विचलन कोण कितना आ गया? 180। क्या अपना विचलन कोण 180 था? नहीं था। विचलन कोण कितना आना चाहिए? 60 डिग्री। इसका मतलब इस फॉर्मूले में गणितीय मिस्टेक है। यदि मैं यहाँ कोष्टक लगा दूं तो क्या इसका उत्तर आ रहा है? 180 माइनस कोष्टक में 60 प्लस 60, तो देखो 60 और 60 अपन इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 120। 180 माइनस 120 तो अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। क्या अपना विचलन कोण 60 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा। तो ध्यान देना जो ऑप्शन में दे रखा था 180 माइनस आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण, उसमें क्या मिस्टेक थी? तो अपन कहेंगे उसमें कोष्टक लगा हुआ नहीं था। चलिए आज के बाद अभी इस सवाल को अपन गलत नहीं करेंगे। जब भी विचलन कोण की बात आएगी पहले अपने दिमाग में यही आएगा कोष्टक लगा हुआ है या नहीं है। चलिए तो अपन कहेंगे दूसरा ऑप्शन जो था वो भी कोष्टक नहीं होने के कारण गलत हो गया। चलिए अपन बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। 2 इंटू सतह के साथ बनने वाला कोण, क्या ये अपना उत्तर हो सकता है? बिल्कुल। 2 इंटू सतह के साथ बनने वाला कोण, अर्थात सतह के साथ बनने वाले कोण को 2 से गुणा किया जाए तो विचलन कोण आ जाएगा। इसका मतलब अपना तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बी व सी दोनों सही है। क्या बी और सी दोनों सही है? नहीं है, केवल सी ही सही है। और विद्यार्थी इन दोनों को जल्दबाजी में बी एवं सी को सही कर देते हैं। ध्यान देना अपना उत्तर सी ऑप्शन होगा, 2 इंटू सतह के साथ बनने वाला कोण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें मित्रों, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से परावर्तन की घटना के लिए असत्य कथन है। निम्न में से परावर्तन की घटना के लिए असत्य कथन है। आपको परावर्तन की घटनाएं जो पढ़ाई है उसके लिए बताना है कौन सा कथन असत्य है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। चलिए देखते हैं निम्न में से परावर्तन की घटना के लिए। चलो देखते हैं परावर्तन की घटना के लिए। पहला जो बात बता रहा है वो कह रहा है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। क्या परावर्तन की घटना के समय आपतन कोण का मान एवं परावर्तन कोण का मान जो है वो बराबर होता है क्या? बिल्कुल, अपन ने कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। और ये भी पढ़ा था क्यों होगा? क्योंकि आपतित किरण जो है वो सतह के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी सतह के साथ उतने ही डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए बराबर होता है। ये बात भी देखी थी। तो पहला कथन कह रहा है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। बिल्कुल ये बात सत्य है, तो अपन कहेंगे पहला कथन तो सत्य है। चलिए दूसरा कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एवं नॉर्मल जो है वो तीनों सरफेस के एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं। क्या ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो है वो तीनों सतह के एक ही बिंदु पे है या नहीं है? ये परावर्तक सतह है, इसके इस बिंदु पर ये तीनों ही स्थित हैं। तो अपन कहेंगे बिल्कुल परावर्तन की घटना में तीनों सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। इसका मतलब ये कथन भी क्या है? सत्य है। चलिए यदि अपन बात करें कि ए व बी दोनों सत्य हैं, हाँ बिल्कुल ए व बी दोनों सत्य हैं।
चौथा ऑप्शन बता रहा है आपतन कोण, परावर्तन कोण एवं विचलन कोण का मान सदैव समान होगा। क्या परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान एवं विचलन कोण का मान सदैव समान होगा? नहीं होगा। चलिए, क्या कभी हो सकता है ऐसा कि आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान एवं विचलन कोण का मान बराबर हो? बताइए एक बार, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान एवं विचलन कोण का मान बराबर हो? जी हां, हो सकता है। कब? अभी अभी अपन ने देखा था जब आपतन कोण का मान कितना हो, 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री, और विचलन कोण का मान कितना होगा, विचलन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। तो अपन कहेंगे एकाध ऐसी स्थिति है जहां पर आपतन कोण, परावर्तन कोण एवं विचलन कोण का मान समान हो सकता है, लेकिन सदैव समान हो यह बात सत्य नहीं है। इसका मतलब है अपन कहेंगे ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि यदि अपन बात करें ये प्रकाश किरण में मान लूं कि ये 40 डिग्री से आया था, तो आपतन कोण कितना हो गया, 50, परावर्तन कोण कितना हो गया, 50, विचलन कितना होता, 80। क्या आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण बराबर रहे? नहीं रहे। इसका मतलब सदैव समान हो ये बात जरूरी नहीं है। तो अपन कहेंगे ये जो कथन है ये असत्य है। तो अपना 4 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि तरंग क्या होती है। तो अपन कहेंगे किसी भी माध्यम में या किसी प्रकार का कोई जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा का जो संचरण होता है, वो तरंग कहलाती है। और अपन कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो तरंगें दो होती है, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय तरंगें वे होती है जो निर्वात में भी संचरित हो सकती है। इसमें एक विद्युत क्षेत्र होता है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो दोनों ही एक दूसरे के लंबवत गतिमान रहते हैं। तो प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात अपन ने वीडियो में पढ़ी थी। गामा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग थी, अपन ने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था। रेडियो तरंगें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें थी। इस प्रकार से आगे के टॉपिक में भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये यांत्रिक तरंग होती है। अर्थात इसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। चलिए ध्यान देना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी उस दिन अपने फिर मैं आपको बता दूं। तो देखो ऐसे याद करने का तरीका भी बताया था। प्रकाश जो है उसको अपन कहते थे विजिबल लाइट, अब अपन देखें कि V से इधर क्या आता है, UV, U से इधर क्या आता है, X, और X के बाद क्या आता है, Y। तो देखो V, U, X, Y, ये तो हो गई अपनी पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट, ये हो गई एक्सरे, और ये हो गई अपनी गामा। वैसे अपन आगे पढ़ेंगे कि एक्सरे तरंगें जो होती है इनकी खोज किसने की थी, रोंटगन ने, ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। हालांकि जब अपन तरंग का टॉपिक पढ़ेंगे इसके उपयोग, इनकी खोज, इनके तरंगदैर्ध्य परास एवं इनके आवर्ती के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। अब देखो तो कैसे याद करोगे, विजिबल लाइट ये तो अपना होता है दृश्य प्रकाश, और क्या होता है मैंने ये भी बताया था, विजिबल लाइट जो होती है जिसका तरंगदैर्ध्य जो परास होता है वो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होता है। अब अपने को ध्यान रखना, इधर आओगे तो तरंगदैर्ध्य परास कम होगा, उधर जाओगे तरंगदैर्ध्य परास बढ़ेगा। तो अपने को ध्यान रखना है, इधर आइए तरंगदैर्ध्य परास कम, फिर और कम और फिर और कम। सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो परास रहेगा गामा का रहेगा। अब अपने को देखना है कि V के इधर क्या आया, I, तो इधर आ जाएगा IR, अवरक्त जो अपने रिमोट वगैरह में प्रयुक्त होती है। अब अपन देखेंगे IR जो होती है, इसके बाद यदि इधर अपन बात करें तो देखो IR के बाद क्या आ गई आगे, रेडियो। तो देखो सब याद हो गई अपने को, केवल और केवल अपने को विजिबल का VI याद रखना था। I है, इधर IR हो गया, फिर R है तो आगे रेडियो आ गया।
इधर v से पहले u तो u आ गया, फिर u के बाद x और y, ये हो गई अपनी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये दो होती है, माइक्रो और मैक्रो। अब अपने को ध्यान रखना है, ये थी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसमें देखो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है या नहीं है, बिल्कुल विजिबल लाइट जो है प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा वो बोल रहा है गामा, तो बिल्कुल गामा भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये रही गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यदि बात करें इसमें से रेडियो तरंगे, बिल्कुल रेडियो तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या ध्वनि इसमें कहीं आई? नहीं आई, तो अपन कहेंगे ध्वनि जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो अपन कहेंगे अपना कौन सा उत्तर सही होगा, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो अपन कहेंगे ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जबकि प्रकाश है या नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए मुझे बताओ, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग में भी कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है? तो मैंने आपको उस दिन बताया था प्र का मतलब होता है प्रकाश, और इन दोनों में से प्र किस में है? अनुप्रस्थ में। तो अपन कहेंगे प्रकाश अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, न कि अनुदैर्ध्य। ये अपने को ध्यान में रखना है। जब भी आप सवाल करते हो उसको 360 डिग्री एंगल से घुमाना है, ये ध्यान रखना। हर एक ऑप्शन कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा आ जाता, ये नहीं होता तो ये, तो अपने को ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की यदि अपन बात करें, प्रकाश अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल है, ये बात तो सत्य है। अभी अभी अपन ने देखा है प्रकाश अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कथन किसका है? ये बात अपने को ध्यान देनी। जब हमने पहले वीडियो लेक्चर में प्रकाश की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा की थी, तब मैंने आपको बताया था प्रकाश की प्रकृति के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा मत एवं समर्थन दिए गए थे। जहां अपन ने चर्चा की थी प्रकाश कणों के रूप में गति करता है, ये बात न्यूटन ने बोली थी, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कणीय प्रकृति की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। अर्थात स्पष्टीकरण किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। फिर अपन ने देखा कि जो तरंगीय प्रकृति थी उसके बारे में किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया था। और उसके बारे में उसका स्पष्टीकरण किसने किया था? यंग ने किया था। और आपने देखा होगा यंग के बाद में एक व्यक्ति थे मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने उस तरंगीय प्रकृति को सिद्ध करने के लिए ध्रुवण घटना का प्रयोग किया था, और बताया था कि प्रकाश जो है वो है तो तरंग, लेकिन कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और कि जिस घटना के द्वारा बताया था उस घटना का नाम क्या था? ध्रुवण। और मित्रों आपको पता होगा इस ध्रुवण की घटना को अर्थात चकाचौंध को कम करने के लिए जो कारों की जो विंड स्क्रीन होती है वो नाइट्रोसेल्यूलोज नामक कांच की बनी हुई होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए तो अपना उत्तर क्या होगा? अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग, ये कथन किसका है? यंग का है क्या? नहीं, यंग ने तो बताया था तरंगीय प्रकृति को सिद्ध किया था। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा कणीय प्रकृति का स्पष्टीकरण किया था। हाइगेंस ने तरंगीय प्रकृति को बताया था। इसका मतलब अपन कहेंगे मैक्सवेल जो है उसने बताया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुप्रस्थ होने की जो घटना थी या अनुप्रस्थ होने की व्याख्या जिस घटना द्वारा की थी वो घटना कौन सी थी? पोलराइजेशन, ध्रुवण थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये ध्रुवण का गुण प्रकाश में तो पाया जाता है लेकिन ध्वनि तरंगों में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी सवाल आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा गुण है वो ध्वनि में नहीं होता है लेकिन प्रकाश में होता है? ध्रुवण। तो अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य प्रास होता है। दृश्य प्रकाश का विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ जो होती है, जो तरंगदैर्ध्य जो प्रास होता है वो कितना होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए पहले वीडियो लेक्चर में अपन ने ये भी देखा था कि जो तरंगदैर्ध्य प्रास जो होता है वो कितना होता है। चलिए पहला ऑप्शन उसने दे रखा है 390 नैनोमीटर से 780। देखो अपने को पता है, मैंने आपको उस दिन बताया भी था, फिर ध्यान से सुन लेना। अगर एंगस्ट्रम में जब भी बात आती है तो अपन कहेंगे 3900 से 7800, ये एंगस्ट्रम की बात आएगी तब होगा। अब अपने को पता है कि ये एंगस्ट्रम के बारे में जब भी आती है तो ऐसा लिखा आएगा, लेकिन एंगस्ट्रम को यदि नैनोमीटर में बदलना हो तो अपने को 10 का क्या दे देना है? भाग।
या यदि मैं 10 का भाग दूं तो ये एंगस्ट्रम किस में बदल जाएगा, नैनोमीटर में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा ये अपने पहले वीडियो लेक्चर में बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा भी था, मैंने हर एक पॉइंट को समझाया था। तो ये बदल गया अपना नैनोमीटर में, कितना हो गया नैनोमीटर, 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। बिल्कुल अपना ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब यदि बात करें कि 3900, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 3900 नैनोमीटर से 7800 नैनोमीटर, क्या ये होगा, नहीं होगा। हाँ 3900 या 7800 ये कब होते, जब यहाँ नैनोमीटर की जगह क्या लिखा हुआ आता, एंगस्ट्रम लिखा हुआ आता। लेकिन एंगस्ट्रम लिखा हुआ नहीं होने के कारण ये अपना उत्तर नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करें 390 एंगस्ट्रम से 780 एंगस्ट्रम, क्या ये होता, नहीं होता। जब भी ये होता तो नैनोमीटर आना चाहिए, एंगस्ट्रम आ गया तो एक जीरो और होना चाहिए था, तो अपन कहेंगे ये भी अपना उत्तर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। अपना ए ऑप्शन जो है वो सही होगा कि जो तरंगदैर्ध्य जो प्रकाश है वो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के मध्य होता है। एंगस्ट्रम में पूछते तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रकाश की चालों का सही आरोही क्रम है। चलिए पहला अपना जो ऑप्शन है वो है निर्वात, जल, कांच। दूसरा ऑप्शन है निर्वात, जल, कांच, कांच, जल, निर्वात एवं कांच, जल, निर्वात। ऐसा सवाल आने पर जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये सवाल का हल दो ऑप्शन में होना है। इसको कैसे करें ये ध्यान देना। पहले तो अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ चालें लिख देनी है। निर्वात में जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में 2.25 × 10⁸ होती है। कांच में 2 × 10⁸ होती है। ये चिन्ह लगा दिया। चलिए इधर निर्वात में लिख दें 2.25 × 10⁸, 2 × 10⁸, और ये चिन्ह लगा दिए बीच में। इसमें भी अपने से लिख देंगे कांच में कितनी होती है 2 × 10⁸, 2.25 × 10⁸, और 3 × 10⁸। इधर लिखें तो 2 × 10⁸, 2.25 × 10⁸, 3 × 10⁸, और ये चिन्ह लगा देंगे। इसमें भी अपन क्या करेंगे, चिन्ह लगा देंगे। चलिए वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे इस सवाल में से पूछ रहा है कि प्रकाश की चालों का सही आरोही क्रम है। चलिए देखो, पहले तो अपने को चिन्ह से ये सर्टिफिकेशन करना है कि क्या चिन्ह है सही या नहीं है। चलिए 3 बड़ा है 2.25 से, बिल्कुल 3 बड़ा है 2.25 से। अब 2.25 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही है। इसका मतलब चिन्ह की दृष्टि से ये सही है। फर्स्ट स्टेप जो चिन्ह वाला था उसकी दृष्टि से तो ये क्या पाया गया, सही। अब दूसरा ये देख रहा है कि क्रम कौन सा पूछा है, आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो अपने को ध्यान रखना है, ऐसे आज से याद रखना, ये आरोही, ये अवरोही। आरोही में कितने अक्षर 3, अवरोही में कितने अक्षर 4। तो दोनों में से छोटा कौन, आरोही। तो आरोही जब भी होगा छोटे से शुरुआत होगी और बड़े की ओर जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन, अवरोही। तो इसमें अवरोही में बड़े से शुरुआत होगी और छोटे की ओर आएगा। तो यहाँ अपने को उसने पूछा है कम से अधिक की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो अपने को ध्यान रखना है, क्या यहाँ छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, 3 से 2.25 फिर 2, नहीं, या तो बड़े से छोटे की ओर जा रहा है। जबकि आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो ये क्रम के आधार पे सही नहीं है। चलिए दूसरे में बात करें, 3
छोटा है 2.25 से? क्या 3 छोटा है 2.25 से? नहीं है। इसका मतलब ये तो चिन्ह की दृष्टि से पहले ही स्टेप में क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए यदि अपन बात करें सी ऑप्शन की, 2 पहले स्टेप देखते हैं चिन्ह का, 2 बड़ा है 2.25 से। क्या 2 बड़ा है 2.25 से? नहीं है, तो अपन कहेंगे ये भी गलत हो गया। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए इसको मिला देते हैं, 2 छोटा है 2.25 से, बिल्कुल सही है। 2.25 छोटे हैं 3 से, बिल्कुल ये बात सही है। तो चिन्ह की दृष्टि से तो ये अपना सही है। चलिए क्रम के आधार पे देखें तो क्रम कौन सा पूछा, आरोही। आरोही का मतलब क्या, छोटा है ना, आरोही 3 अक्षर का ही है, अवरोही 4 का है। तो दोनों में से छोटा कौन है, ये छोटा है, तो इसमें शुरुआत किससे होगी, छोटे से। ये बड़ा है तो इसमें शुरुआत किससे होगी, बड़े से। तो अपने को आरोही क्रम पूछा तो छोटे से शुरुआत होनी चाहिए, बिल्कुल 2, फिर 2.25, फिर 3, तो छोटे से शुरुआत हुई और बड़े की ओर गया। तो ये चिन्ह की दृष्टि से भी सही था और क्रम की दृष्टि से भी सही था। तो अपना 4 नंबर उत्तर है वो सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की यदि अपन बात करें, जिसके गलत हुआ है वो सीखेंगे, कुछ न कुछ सीखेंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, अफसोस करने वाली बात नहीं है। तो ध्यान देना मित्रों, आपके सामने है प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में होती है। चलिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में होती है। ऑप्शन 1 2,76,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बी ऑप्शन है 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सी ऑप्शन है 3,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चौथा ऑप्शन है 3,76,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा विद्यार्थियों कि मैंने वीडियो लेक्चर में तो ऐसी आपको कोई एग्जैक्ट जो चाल है वो बताई नहीं थी। अब आप कहेंगे, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर आपने ऐसे कैसे दे दिया। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, यहाँ आपकी एकाग्रता एवं दिमाग की प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। ऐसा सवाल आने पर भी आप उसका उत्तर दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो इकाई कौन सी है, किलोमीटर की। सबसे पहले तो इकाई चेक कर लेनी है। इकाई चारों के अंदर किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति सेकंड है। तब आपके दिमाग में पहला प्रश्न उठेगा। मैंने आपको बताया भी था कि प्रकाश की जो चाल होती है वो अगर मीटर में पूछते तो अपन लिखते 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बताया था मैंने आपको। यदि किलोमीटर में पूछते तो अपन लिखते 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। इस 3 × 10⁵ को मैंने आपको ये भी लिखाया था 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये भी लिखाया था। यानी प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ऐसे शब्दों में लिखाया था। चलिए यहाँ अपने को देखना है ऐसी कौन सी जो मान है जो 3 लाख के बिल्कुल पास में है, वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो देखो यहाँ जो ये बात कर रहा है 2,76,000, तो ये 2,76,000 के पास में है। 2,99,000 ये 3 लाख के बिल्कुल पास में है। 3,99,000 ये तो 4 लाख के पास चली गई। 3,76,000 ये भी बहुत ज्यादा हो गई। तो अपने को ध्यान रखना इन चारों में से 3 लाख के बिल्कुल पास में अपना कौन सा ऑप्शन चल रहा है, बी ऑप्शन चल रहा है। तो अपन कहेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको अपन बिल्कुल फिक्स बोले तो 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आज से अपने को ध्यान रखना है, इस प्रकार का सवाल आए तो भी अपने को उत्तर देना है। ये तो था अपने किलोमीटर के लिए। यदि आपको मील में पूछ ले तो ध्यान देना, मील में भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक जो मील होती है उसमें 1.6 किलोमीटर होते हैं। एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। इसका मतलब यदि मैं इस 1.6 का इसमें भाग लगा दूं तो ये मील किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपने को ध्यान रखना, यदि मैं इस 1.6 के अंदर 1.6 का भाग लगा दूं तो ये जो अपना किलोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मील में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें कि ये जो 3 लाख जो था इसमें यदि 1.6 का भाग दे दूं, 1.6 का भाग दूंगा तो ये किलोमीटर मील में चेंज हो जाएगा। और मील में जो इसका मान आता है वो आता है
86,000 मील प्रति सेकंड। आपसे यदि प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में पूछे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे भी ऑप्शन में लिखा सकता है। मील में पूछे 1,86,000 है ना, ये अपने को ध्यान रखना है, अपने से पूछा जा सकता है। तो 1,86,000 के बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो अपने को इतना ध्यान में रखना है। तो 1,86,000 के बारे में अपना उत्तर होगा, किसमें? मील में। तो प्रकाश की चाल को आपने मील में भी बता दिया, किलोमीटर में भी बता दिया और मीटर प्रति सेकंड में भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। परावर्तन के दौरान प्रकाश किरण का कौन सा गुण अपरिवर्तित होते हैं? ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था परावर्तन के तीसरे नियम में कौन से गुण चेंज होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। परावर्तन के दौरान प्रकाश किरण का कौन सा गुण अपरिवर्तित होते हैं? तो बताओ, परावर्तन के दौरान जो प्रकाश किरण है ये जब परावर्तित होगी ऐसे, तो इसका कौन सा गुण है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी नहीं बदलेंगे। तो ध्यान रखना, तरंगदैर्ध्य नहीं बदलेगा, ये बात सही है। आवृत्ति नहीं बदलेगी, ये बात भी सही है। तो अपन कहेंगे ये जो गुण हैं वो क्या रहेंगे? अपरिवर्तित रहेंगे। दूसरे भी अपन देख लेते हैं। तरंगदैर्ध्य नहीं बदलेगा, ये बात तो सही है, लेकिन आयाम तो बदलेगा, मैंने आपको बताया था तीव्रता, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। दिशा बदलेगी, आयाम भी बदलेगा, तो अपन कहेंगे ये भी गलत है। यदि चाल नहीं बदलेगी, ये बात तो सही है, लेकिन तीव्रता बदलेगी, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। तो कौन से गुण अपरिवर्तित रहेंगे? तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति। और आपको मैंने बताया था कि देखो आपको कौन कौन से गुण है वो अपरिवर्तित रहते हैं। तो तरंगदैर्ध्य अपरिवर्तित रहेगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, चाल अपरिवर्तित रहेगी। जबकि क्या क्या बदलेंगे? तो अपन कहेंगे उसकी तीव्रता बदलेगी, उसका आयाम बदलेगा और उसकी दिशा बदलेगी। ये जो गुण होते हैं ये बदलते हैं, जबकि तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति एवं चाल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब सही हुए होंगे और आपने हर एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। तो इसी प्रकार से वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगले वीडियो में दर्पणों से संबंधित विषय पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।